बीए सेकेंड ईयर को मेरा नमस्कार। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है अमेरिकी संविधान की विशेषताएं। अमेरिकी संविधान की विशेषताएं हमने की है और उसमें से कुछ महत्वपूर्ण 2 विशेषताएं जो हैं वो रह गई है। विशेषताएं जैसे कि तुम बुक पढ़ोगी उसमें तुम्हें और भी मिलेगी, लेकिन जो केवल पढ़ने से समझ में आ जाती है और जो समझाने से समझ में आती है उसमें अंतर होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें मेन सारी विशेषताएं करवा रही हूँ। जो 2-2 नंबर का प्रश्न बनेगा, जैसे मैंने शक्ति पृथक्करण करवा दिया, संविधान में संशोधन करवा दिया। अभी अपना एक और टॉपिक है, अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है। अमेरिका के संविधान में संघात्मक व्यवस्था है। तो संघात्मक व्यवस्था के लिए देखिए कैसे मालूम पड़ता है कि अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है। तो संघात्मक व्यवस्था के लिए स्टूडेंट्स देखें, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि संघात्मक व्यवस्था क्या होती है। तो संघात्मक व्यवस्था में डिवीजन ऑफ पावर होता है, पावर का डिवीज़न, बंटवारा होता है। क्या होता है, कहा जाता है संविधान द्वारा कि आधी रोटी तू भी खा ले, आधी रोटी मैं भी खा लूँ। आधी रोटी का अर्थ ये है कि कुछ शक्तियाँ तुम्हारे पास में और कुछ शक्तियाँ हमारे पास में, कुछ शक्तियाँ संघ के पास में और कुछ राज्यों के पास में। देखिए, हमने जब संविधान निर्माण के लिए सभा चुनी थी, देखी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि एक फेडरलिस्ट थे और एक एंटी फेडरलिस्ट थे। जो फेडरलिस्ट थे वो संघ को मजबूत करना चाहते थे राज्य, और जो एंटी फेडरलिस्ट थे वो राज्यों को मजबूती देना चाहते थे। एक में हैमिल्टन थे, अभी हमने ये पढ़ लिया था, जेफरसन थे। देखिए वहाँ पे हुआ क्या था, संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ ये होता है कि संविधान द्वारा शक्ति राज्यों और केंद्र दोनों में बंटी हुई होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, हैमिल्टन ने क्या किया था, हैमिल्टन ने संघ को मजबूत किया था, हैमिल्टन ने संघ को मजबूत किया था और जेफरसन ने राज्यों को मजबूत किया था। तो यहाँ पे राज्यों और संघ दोनों को अधिकार दिए गए हैं। होता क्या है, होता ये है कि राज्य की भी अपनी व्यवस्थापिका होगी, कार्यपालिका होगी और न्यायपालिका होगी। संघ में भी सेम है और ऐसे राज्यों में भी। यहाँ पे केंद्र है और केंद्र की अपनी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होगी और यहाँ केंद्र में भी अपनी और राज्यों में भी अपनी सरकार होगी। राज्यों में भी अपनी सरकार में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होगी और अपना एक संविधान भी होगा, अपना एक संविधान। तो राज्यों की क्या होगी, अपनी एक व्यवस्थापिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका और अपना एक संविधान भी होगा। ये है संघात्मक शासन व्यवस्था। अभी वहाँ पे 50 राज्य हैं, वहाँ पे 50 राज्य हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वहाँ पे वर्तमान में 50 स्टेट हैं। शुरू में कितने थे, शुरू में 13 थे। शुरू में वहाँ पे 13 राज्य थे और डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया जो है, यहाँ प्रत्येक स्टेट में अपना एक संविधान, अपना एक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका भी वहाँ पे है। और यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था का जो आदर्श रूप है, सबसे बड़ा उदाहरण है, वो यूएसए का ही है। संघात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण जो देश है वो यूएसए है। यहाँ पे शुद्ध संघात्मक व्यवस्था, हालांकि यहाँ पे पहले परिसंघात्मक व्यवस्था थी, अब लेकिन यहाँ पे राज्यों को अलग होने का अधिकार है। हालांकि परंपरा के रूप में राज्य अलग नहीं होते हैं, फिर भी पहले 13 राज्यों से मिलकर संघात्मक व्यवस्था बनी थी, वर्तमान में 50 राज्य हो गए हैं। तो ये हमने एक और अमेरिका की विशेषता पढ़ी कि वहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। संघात्मक शासन व्यवस्था के बाद की जो विशेषता है वो है कि न्यायिक पुनरावलोकन भी अमेरिका में पाया जाता है। तो इसकी अगली विशेष बात है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक
पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है। और देखिए हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए से ही लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है? देखिए कानून निर्माण की जो कार्य होता है, कानून निर्माण का कार्य केंद्र की व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। कानून निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है, लेकिन क्या वो कानून मनुष्य के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है या वो कानून संविधान के अनुकूल है? इस बात की पुष्टि न्यायपालिका द्वारा की जाती है, इस बात की पुष्टि, और इसे न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों का न्यायपालिका द्वारा पुनरावलोकन करना न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। तो देखिए हमने अमेरिका के संविधान की मुख्य विशेषताएं पढ़ी। हमने ये देखा था कि यहाँ पे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। यहाँ जो व्यवस्थापिका होती है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और जो सीनेट है वो उसके दूसरा सदन है। सीनेट के अंदर टोटल देखिए 50 राज्य हैं, प्रत्येक राज्यों में से दो व्यक्ति जाते हैं, तो यहाँ पे 100 कैंडिडेट सदस्य टोटल सीनेट में टोटल 100 कैंडिडेट हो जाते हैं। और यहाँ पे यदि हम बात करते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तो यहाँ पे 438 कैंडिडेट होते हैं। यदि व्यवस्थापिका केंद्र की देखते हैं तो केंद्र की व्यवस्थापिका के 2 सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट में राज्य कितने हैं अमेरिका में? 50 में से दो सदस्य प्रत्येक राज्य में से जाते हैं, तो सीनेट के सदस्य कितने हुए? 100 सदस्य, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के भी 2 सदस्य। यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से में होते हैं 438 सदस्य। 43 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रथम सदन में क्या होता है? 438 सदस्य होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये हमने कर लिया है कि अमेरिका के संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है। अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ परंपराएं भी है, ये हमने पढ़ी अमेरिका के संविधान की मुख्य विशेषताएं। अब हम देखेंगे अमेरिका के संविधान में कुछ विशेषताएं ऐसी है जो कि परंपराओं से आई हुई है। वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो अमेरिका के संविधान में कहीं लिखी नहीं है, परंपरा से आई है। हमने ब्रिटेन के संविधान में भी किया था कि वहाँ पे भी कुछ परंपराएं हैं जिसे अभिसम्य कहा जाता है, वैसे ही अमेरिका के संविधान में भी कुछ परंपराएं हैं। वो हम देखेंगे कि क्या क्या है जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, देखिए स्टूडेंट्स पहला परंपरा वहाँ पे क्या है? राजनीतिक दल। अब यहाँ पे क्या होता है, यूएसए में कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो प्रतिबंधित है। कम्युनिस्ट पार्टी यानी साम्यवादी पार्टी प्रतिबंधित है। ये वहाँ पे एक परंपरा है, प्रतिबंधित है। फिर दूसरी परंपरा है कि जो मंत्रिमंडल है, दूसरी परंपरा है मंत्रिमंडल, कैबिनेट कह सकते हैं। संविधानेतर व एक सलाहकारी संस्था है। देखिए हमने किया था अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अमेरिका के संविधान की एक और विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य में संबंध नहीं होता है, ना ही कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति किसी भी प्रकार से उत्तरदायी होती है। तो हम ये कह सकते हैं व्यवस्थापिका अलग
और कार्यपालिका अलग होती है, इनके मध्य संबंध पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। देखिए यहाँ पे ये एक संविधान नेतर व सलाहकारी संस्था है। अभी देखिए एक और यहाँ पे परंपरा है, तुम नाम पढ़ोगी सीनेटियर शिष्टाचार। सीनेटियर देखिए मैंने तुम्हें बताया था वहाँ की व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है और कांग्रेस के द्वितीय सदन को सीनेट कहा जाता है। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं सीनेटियर, सीनेटियर शिष्टाचार, शिष्टाचार। देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है, बड़ी नियुक्ति के समय सीनेट के सदस्यों से पूछा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा यदि किसी नियुक्ति की जाती है, किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, तो उस नियुक्ति के पहले, नियुक्ति करने से पूर्व सीनेट के सदस्यों से, सीनेट के सदस्यों से पूछा जाता है क्या कि किसकी नियुक्ति करनी है, तुम बताओ। तुम्हारे राज्य, प्रत्येक राज्य में से 2 कैंडिडेट जाते हैं, 2 कैंडिडेट जो हैं वो सीनेटर हो गए। उस राज्य में से किस व्यक्ति की नियुक्ति करनी है उन सीनेट से पूछेंगे, उन सीनेटर से जो उस राज्य के प्रतिनिधि बनकर गए हैं। तो यहाँ पे सीनेटियर शिष्टाचार क्या है, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति किसी राज्य से करने से पूर्व सीनेटर से पूछेंगे कि क्या हम इसकी नियुक्ति कर दें। ये है सीनेटियर शिष्टाचार। देखिए स्टूडेंट्स ये जो है ये प्रश्न 2 नंबर के प्रश्न में आ जाता है कि सीनेटियर शिष्टाचार क्या है। अब उसके बाद में जो अगली परंपरा है वो ये परंपरा है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो लगभग प्रत्यक्ष सा ही हो गया है, लगभग प्रत्यक्ष सा हो गया है। अब ये भी एक परंपरा ही है, वहाँ पे जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो लगभग प्रत्यक्ष ही हो गया है, तो ये एक परंपरा है। उसके बाद की जो परंपरा है वो है अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत। अंतर्निहित, देखिए अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत। अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत जो है मैचलॉक बनाम मैरीलैंड विवाद में आया था 1819 में। 1819 में मैचलॉक बनाम मैरीलैंड विवाद ये आया था 1819 में। और इसमें जो न्यायाधीश थे वो थे मार्शल, न्यायाधीश थे मार्शल। देखिए स्टूडेंट 1819 में एक विवाद हुआ था मैचलॉक बनाम मैरीलैंड विवाद, और उसमें जो न्यायाधीश थे वो थे मार्शल। और मार्शल ने ये बात कहा था कि अंतर्निहित रहेगी शक्तियाँ। इसका अर्थ मतलब क्या होता है कि जो अंतिम निर्णय है, अंतिम जो निर्णय है वो संघीय न्यायालय द्वारा होगा, न कि कांग्रेस के द्वारा। जो अंतिम निर्णय है वह संघीय न्यायालय द्वारा होगा, न कि कांग्रेस के द्वारा। देखिए स्टूडेंट्स अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत क्या होता है, हमने ये पढ़ा था अमेरिका के संविधान में 7 ही आर्टिकल है। प्रत्येक बात पे डिटेल नहीं की गई है, तो डिटेल करने का जो अधिकार है वो शक्तियां अंतर्निहित है, किसमें, संघीय न्यायालय में है, न कि कांग्रेस में है। ये है अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत। प्रश्न ये भी बनता है कि अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत क्या है। तो अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए 1819 में आया था, मैचलॉक बनाम मैरीलैंड विवाद में आया था, और इसके न्यायाधीश मार्शल थे। और मार्शल ने ये कहा था कि कोई भी निर्णय जो है, कोई भी निर्णय का निर्धारण जो संघीय न्यायालय द्वारा होगा, न कि कांग्रेस द्वारा और न कि राष्ट्रपति द्वारा, न कि राष्ट्रपति द्वारा होगा और न ही कांग्रेस द्वारा होगा। ये जो प्रयोग है, इसका प्रयोग, ये अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत का जो प्रयोग है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, IR
अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, इंटरनेशनल रिलेशन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में कोई भी निर्णय करना होता है तो ना तो कांग्रेस को और ना ही राष्ट्रपति को अधिकार होता है, बल्कि कोई भी निर्णय करने का अधिकार अंतर्निहित किस में है? संघीय न्यायालय में है। ये है अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत। देखिए ये जो बातें हैं, ये जो सारी बातें हैं, ये हमें यहाँ की परंपराओं के बारे में बताता है। संविधान में फिर एक और परंपरा वहाँ पे है, यहाँ पे ये जो परंपरा है ये है कि संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन अभी भी मैंने तुम्हें बताया था कि संविधान में व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की न्यायपालिका द्वारा जो अवलोकन, पुनः अवलोकन किया जाता है कि वो संविधान के अनुकूल है या नहीं, या फिर वो व्यक्तियों के, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है या नहीं, इसका जो पुनर्अवलोकन है वो न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। तो ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है, जुडिशियल रिव्यू है और शक्ति पृथक्करण है, पावर ऑफ सप्रेशन, शक्ति पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण, ये जो शब्दशः वर्णन कहीं भी नहीं किया गया। देखिए एक में व्यवस्थापिका, 2 आर्टिकल में कार्यपालिका, 3 में न्यायपालिका, हमने कर लिया था, टोटल 7 ही अनुच्छेद हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है और शक्ति पृथक्करण है, मॉन्टेस्क्यू का इस पर प्रभाव था तो शक्ति पृथक्करण आया, लेकिन शब्दशः वर्णन संविधान में नहीं है इन 2 शब्दों का। ये जो शब्द है ये संविधान में कहीं वर्णन नहीं है, क्योंकि यूएसए में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, अतः कैबिनेट के सदस्य न तो कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होते हैं न कांग्रेस के सदस्य, और अभी देखिए उसके प्रति बहसों में भी भाग भी नहीं लेते हैं। यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया है। और यहाँ पे देखिए हमारी ये जो टॉपिक हुआ है वो है परंपराएं। अमेरिका संविधान में क्या क्या ऐसी परंपराएं हैं जिनका वर्णन संविधान में नहीं है। ये सारी परंपराएं भी पूछी जा सकती है, बड़े प्रश्न में तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन छोटे प्रश्न में यदि बात आ जाती है कि अमेरिका संविधान की विशेषताएं करिए, तो विशेषताओं में ये तुम्हें लिखनी होगी। और उसके साथ साथ में यदि केवल 8 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अमेरिका के संविधान में कौन सी ऐसी परंपराएं हैं जिसका संविधान में वर्णन नहीं है, तो ये आ जाएंगे। और इसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारे अमेरिका संविधान की विशेषताएं खत्म हो चुकी हैं और अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक और एक अच्छे टॉपिक के साथ में फिर से मिलेंगे। मैं ये कहना चाहूँगी बेटा, प्रत्येक स्टूडेंट अपने एक रजिस्टर मेंटेन करें, और मैंने इस तरीके से समझाया है, मैं नोट्स भी तुमको दूंगी, लेकिन मेरी ये जो मैं तुम्हें जैसे जैसे समझाती हूँ वॉइस से तुम्हें रजिस्टर में लिखना है। इससे पहले मैं तुम्हें नोट्स बने बनाए दे रही थी, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि नोट्स के स्क्रीनशॉट मुझसे मांग की जाती है। स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं मैम उसके स्क्रीनशॉट देना, उसका स्क्रीनशॉट देना। इससे मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि स्टूडेंट्स खुद अपने नोट्स नहीं बना रहा। शायद ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स बना रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी स्टूडेंट्स नहीं बना रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है अपने नोट्स बना रहे हैं, लेकिन जब मेरे से डिमांड की जाती है तो मुझे मालूम हो जाता है कि वो स्टूडेंट्स मेरी वॉइस को नहीं सुन रहे, मेरे नोट्स को देख रहे हैं। तो मैंने थोड़ा ये पैटर्न चेंज किया है ताकि सभी एक्टिवेट होके पढ़ें, फुल एनर्जी से पढ़ें। तो इस प्रकार से मैं जो भी वॉइस से बोल रही हूँ उसे लिखने का प्रयत्न करें, ताकि तुम्हारे में भी एनर्जी लेवल बढ़े कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ में।